चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि आप लोग पीछे ही पड़ जाते हो। सर ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। टाइमली हर चीज का अपना एक टाइम होता है, उसी समय में देखा जाए तो दिमाग से कभी बाहर नहीं निकलता। और मेरी आदत है, मैं तभी बताऊंगा जब उसकी जरूरत होगी आपको। और जरूरत तब होती है जब आप रिपेयर पे बात करोगे, रीजनरेशन पे बात करोगे, इन्फेक्टिव मटेरियल के लेवल पर बात करोगे, हीलिंग के लेवल पर बात करोगे, वाउंड के लेवल पर बात करोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब बेसिक चीज समझ में आती है। आप किसी भी एक मेथड पर अगर आपको बता दिया जाए तो थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा सुस्ताइए आप। ठीक है, सारी चीज खुलकर आपके सामने आएगी। कोई भी चीज मैं छुपाता नहीं, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं हम डर्मो केयर की। डर्मो केयर ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। S5 6 ml, L1 4 ml, Ven3 5 ml, Word2 4 ml, G 5 ml और Y 6 ml। जितनी भी डर्म की प्रॉब्लम होती है, डर्माटाइटिस से रिलेटेड, जितनी भी डर्म के मतलब जो डीप रिलेटेड जितनी भी इन्फेक्शंस होती है, वहां पर बहुत जबरदस्त इसका काम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता है जो डर्मेटाइटिस से पीड़ित नहीं होता। बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जो डर्मेटाइटिस से पीड़ित मिलेंगे, और ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट वर्क आपको डर्मोकेयर ड्रॉप का देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन में मत देना। बाकी की किसी भी इन्फेक्शन में जहां पर डर्मेटाइटिस होता है वहां पर बहुत जबरदस्त इसका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे जितने भी एक्यूट और क्रॉनिक स्किन डिसीज होती है, एक्जिमा होता है, स्कैबीज होता है, सोरियोसिस होता है, रिंगवर्म होता है, ल्यूकोडर्मा होता है ना, लीचिंग प्लेनस होता है जितनी भी इचिंग से रिलेटेड समस्या होती है उसमें नेगेटिव में जाइए, आप प्रोटोकॉल पे जाइए, आपको सब समझ में आएगा। इन एक एक प्रोटोकॉल की स्टडी करने की जरूरत है। वाई 5 ml जी लिया गया और 6 ml वाई लिया गया, ऐसा क्यों, है ना। ये चीज समझिए और आपको समझ में आएगा कि डर्म के लेवल पर यहां पर ब्लड सर्कुलेशन वाली मेडिसिन नहीं ली गई, यानी बी नहीं लिया गया है। याद रखना, बी नहीं लिया गया है, इसलिए बहुत सोच समझ के इस प्रोटोकॉल को बनाया गया है। आप इसकी स्टडी करिए आप। ठीक है, आप स्किन 1 और स्किन 2 के साथ इसको चलाइए, देखिए क्या सुपर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। दूसरी बात, ऑल केयर ऑइंटमेंट ये एक ऐसा ऑइंटमेंट है जो बॉडी में कहीं पे भी किसी भी लेवल पर, अगर कितना भी बड़ा वाउंड हो, है ना, कितनी भी बड़ी ईचिंग हो आपकी बॉडी में, या कितनी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, क्रैक्स हो गए, है ना, ड्राइनेस आ रही है, कोई बात नहीं, ये ऑइंटमेंट बनाइए, लोशन बनाइए, आपको जो बनाना है ये सब बन सकता है दोस्तों। A3 5 ml, C5 5 ml, Ven1 2 ml, P2 2 ml, B 6 ml, W 8 ml और G 2 ml। आप ये बना लीजिए, 30 ml में बना के रख लीजिए। इसको आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, D5 में ऑइंटमेंट बनाना है या D4 में ऑइंटमेंट, या फिर सीधा फर्स्ट डाइल्यूशन में बनाए। जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त। ठीक है, डर्मोकेयर ड्रॉप ज्यादातर D6 यानी नेगेटिव में, है ना। अगर आप 147 यूज करेंगे तो मार्वलेस रिजल्ट मिलेगा 3rd से 10th डाइल्यूशन, D6 से D10, है ना, आप यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आप छोटे छोटे लेवल पर समझ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई मतलब का नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयर और रीजनरेशन की। रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन, जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन छोटे छोटे सब्जेक्ट को समझते हो तो आप बहुत डीप लेवल की बात कर रहे होते हो कि हाँ साहब मुझे ये पता है, मैंने ये पढ़ा है और मुझे समझ में आता है, मेरा रिजल्ट बहुत फास्ट होगा। रिजल्ट बोलता है दोस्तों, आपके रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएंगे दोस्तों। कभी भी इंजुरी के परिणाम स्वरूप, याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी इंजुरी के परिणाम स्वरूप, है ना, बॉडी में जब कहीं कोई अटेम्प्ट होता है दोस्तों, तो वो अटेम्प्ट सबसे पहले होता है कि किसी भी प्रकार के फॉरेन मैटर को अंदर ना आने दिया जाए और लिविंग
जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें मैं डेड करके खत्म कर दिया जाए और रिपेयर का ट्रीटमेंट किया जाए। यानी सबसे पहले यहां पर रिपेयर और जो पर्टिकुलर रीजनरेशन होता है उसका प्रोटोकॉल तय किया जाता है दोस्तों। आप देखिए, दैट इज कॉल्ड रिपेयर एंड दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। आपके गट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे जितने दोस्त हैं, जितने सीनियर हैं, हम लोग रिपेयर और रीजनरेशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। हमारे हरजीत सर हैं, हमारे विनोद सर है ना, हमारे बहुत सीनियर जितने डॉक्टर्स हैं, फिरदौस सर हैं, है ना, बेटर अंडरस्टैंड। हमारे राकेश सतनानी सर है, धनश्री मैम है ना, जितने लोग हैं ना बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्फ्लामेशन को, रिपेयर को, रीजनरेशन को हमने कैसे यहाँ पर यूनिक किया है दोस्तों, है ना। जब आप कहीं पर भी रिपेयर और रीजनरेशन की बात करते हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि यहाँ रिपेयर होगा या रीजनरेशन होगा। आपका निकल कर आ जाएगा, नहीं मैं यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ रिपेयर ही मुझे कराना है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मैं यार रीजनरेशन करा सकता हूं, मेरे पास ऐसी ताकत है मेडिसिन की, है ना, बिकॉज हम ऑर्गन्स के लेवल पर नर्व को भी रीजनरेट करा रहे हैं। हमारे कई डॉक्टर पैरालिसिस स्पेशलिस्ट हो गए, कई डॉक्टर केवल एक्सटर्नल थेरेपी के लेवल पर एक्सटर्नल ऑयल लोशन कंप्रेस कर करके, मुकेश बाबू गुप्ता सर का नाम सबसे पहले लूंगा दोस्तों, ठीक है, दिल्ली के, शानदार रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट वहां पर मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, जब रिपेयर का अटेम्प्ट होता है दोस्तों तो याद रखना लिविंग टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन को नॉर्मली आप स्टोर कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं यहां पर रिपेयर कर रहा हूं, इसका मतलब जो जिंदा टिश्यू है उनमें जो ब्रेक हुआ था, जो टूट फूट हुआ था, उनमें से एक्स्ट्रा मटेरियल, वास्ट मटेरियल को दूर करके वहां पर उसके स्ट्रक्चर को रीजनरेट करूं, सॉरी रिपेयर करूंगा और साथ में उसके फंक्शन को नॉर्मली स्टोर करूंगा, जो लिविंग टिश्यू के समान ही होगा, बिल्कुल लिविंग टिश्यू के समान होगा। अर्थात वहां पर इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में जो लॉस ऑफ फंक्शन लिशा है वो नहीं होगा, है ना। इसीलिए आपको यहां पर डिफरेंट आना चाहिए कि व्हाट इज रिपेयर एंड व्हाट इज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन केवल एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा आपको समझ में आएगा, है ना। आप A3B को अप्लाई करा दीजिए, आप देखिए कितनी तेजी के साथ वहां पर फंक्शन होता है ना। आपको समझना पड़ेगा। जब रिपेयर में जाएंगे तो आप देख रहे हो ब्लीडिंग हो रहा है, हिमेटोमेसिस हो रहा है, तो आप मुझे बताओ ब्लीडिंग की रेमेडी क्या। मैंने कहा ना A3B बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा आप। अभी आल केयर ऑइंटमेंट बताया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि आप कैसे हीलिंग कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए जहां पर जो जरूरत है ना वही बताना अच्छा रहता है। ब्लीडिंग एंड हिमेटोमेसिस, जब आपने देखा इंजरी हो गया, अब इंजरी हो गया तो पर्टिकुलर ब्लड वेसल से लगाकर आपकी पूरी एपिडर्मिस तक, ऊपर तक आपको मतलब स्किन के लेवल पर, टिश्यूज के लेवल पर डैमेज हुआ है ना। इंजरी हुआ तो वहां पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया है ना। ये डर्मिस वाला पोर्शन है, ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है। आपको हमेशा याद रखना, ब्लीडिंग नहीं हुआ तो आपको बी का रोल नहीं है, ब्लीडिंग हुआ आपको बी का रोल है ना। आप जब डर्मो केयर ड्रॉप का उपयोग करोगे तो वहां एक्सटर्नल बी का लोशन जरूर होना चाहिए। जो एक्सटर्नल अप्लाई है वो बी की करिए, इसीलिए वहां नहीं शामिल किया गया है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, जब यहां पर ब्लीडिंग और हेमेटोमेसिस का पूरा कंसिडरेशन आपको समझ में आएगा तो आपको दो चीजें समझना पड़ेगी, है ना। आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि सबसे पहले यहां पर शुरू होता है इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन यानी प्रोटेक्टिंग प्रोसेस यहां शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन में हमने पढ़ा था, रिकैप कर लीजिए आप। जब चोट लगी तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले धीरे धीरे स्कैब का फॉर्मेशन होगा, कड़क कड़क लेयर बन जाती ना ब्लैक कलर के, है ना, स्कैब का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहां पर इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस कि यहाँ इंजुरी हुई, डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स ने या मास सेल्स के माध्यम से हिस्टामिन का रिलीज हुआ, हिस्टामिन ने या साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, या प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, कीमोटैक्सिस, है ना, इन्फ्लामेटरी सेल का माइग्रेशन, ये सब हुआ। तो माइग्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पर माइग्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स अपना डेवलपमेंट बढ़ाती है ना। मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, है ना, न्यूट्रोफिल्स, ये सब यहाँ पर अपना मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन का परफॉर्म करती है, जो मैंने आपको पूरा समझाया। और उस इन्फ्लामेशन के माध्यम से यहाँ पर ब्रेकिंग, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालकर स्कैब का निर्माण शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर प्रोलिफरेशन शुरू होता है दोस्तों, अर्थात
यहां पर ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाता है, जो डेड टिश्यू को अलग करके जो नॉर्मल टिश्यू है उसको ये अलग कर दिया दोस्तों। और यही कारण है, बिकॉज ग्रेन्युलेशन टिश्यू फाइब्रोब्लास्टिक सेल इनको कहता है, जो बची हुई सेल से आप अपना नॉर्मल फंक्शन करिए, हम देख लेंगे। और वहां पर जो प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो फटाफट 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 जो है यहाँ पर रिपेयर की पूरी कंडीशन को फॉर्म करती है। लेकिन याद रखिएगा, जब फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर रिमोल्डिंग की स्टेज होती है, और रिमोडलिंग जब वहां पर होता है दोस्तों, तो केवल और केवल स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, वो स्किन से कभी भी मिलेगा नहीं। याद रखना दोस्तों, स्किन के कलर से कभी भी मिलेगा नहीं। याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। जब रीजनरेशन होता है तो टिश्यू कैपेबल ऑफ रीजनरेटिव सेल्स, कोई भी टिश्यू में, हर टिश्यू में जो आपके बॉडी में मौजूद है, रीजनरेशन की सेल्स पाई ही जाती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। गैंग्रेनाल 4, गैंग्रेनाल न्यूटर, गैंग्रेनाल 4 सुपर, D7 एज अ रीजनरेटिव ड्रॉप। याद रखना दोस्तों, है ना। हमारे कई सीनियर भाई बहनों ने इस चीज को प्रूव किया है दोस्तों। याद रखिएगा, रीजनरेशन प्रोसेस जो होता है, यहां पर पीडीएफ और जो EEGF के माध्यम से यहां पर देखिए कलेक्शंस हो जाएंगे, और विदाउट एनी स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस टिश्यू विदाउट स्कार, है ना, बिना स्कार के टिश्यू का रीजनरेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। ये दो डिफरेंस है, या स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है या स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि आपको क्या पता है ना। आप अपनी टेबल में क्या, आपकी टेबल प्रैक्टिस में क्या पता लगा रहे हैं? आप ये पता लगा रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर डिसीज को लेवल पर रीजनरेट कर सकता हूं, मैं पर्टिकुलर डिसीज के लेवल पर रिपेयर कर सकता हूं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड रिपेयर, है ना। याद रखना दोस्तों, हीलिंग अनडैमेज इपिथेलियल सेल जो सराउंडिंग किए रहती है दोस्तों, उसके प्रोलिफरेशन के द्वारा शुरू होता है, आपने ये देखा है ना। ये रीजनरेशन के लेवल पर हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप जब भी इपिथेलियल सेल स्वयं ये काम कर रही है, ओरिजिनल टिश्यू का कंप्लीट रिस्टोरेशन का होना रीजनरेशन कहलाता है ना। जो ओरिजिनल टिश्यू है उसका कंप्लीट रीजनरेशन होना, कंप्लीट रिस्टोरेशन होना रीजनरेशन कहलाता है। मुझे बताइए, ऑप्टिकल ट्रैक में अगर कोई इंजुरी हुई, ऑप्टिक नर्व आपके सूख गई, तो आप रिपेयर करोगे या रीजनरेशन करोगे, है ना। जब यहां पर आइस के लेवल पर आप न्यूट्रिशन दोगे, S12, A3, C1, है ना, वेन 1, P2 दो दो ड्रॉप डाल के, और B स्ट्रॉन्ग जब यहां पर दोगे, आप क्या करोगे, है ना, आप यहां पर D4 या D3 में चलाइए, आप देखिए कितनी तेजी के साथ रीजनरेशन शुरू होता है दोस्तों, है ना। और रीजनरेशन होगा तो आप देखिए आई साइड वापस आ जाएगी। लेकिन आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, S12, A3, C5, है ना, WE, B या G का आई ड्रॉप, ठीक है। साथ में S12, C1, WE का D4 में कोल्ड कंप्रेस, ये बहुत नेसेसरी है। इम्यूनो बूस्टर ड्रॉप, इम्यूनिटी बढ़ाना है, और साथ में न्यूरोटोन ड्रॉप, नर्व को टोन करना है, यानी नर्व को रीजनरेशन के लिए वहां पर आपने न्यूट्रिशन पहुंचाना है। इतना सब करना पड़ेगा, तब जाकर आप देखिए क्विकली चुटकी बजाते रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। विद इन 6 मंथ अगर आपने रीजनरेशन कर लिया, फास्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है ना। रीजन हमारे बीच में आज डॉक्टर दरबारा सर मौजूद नहीं है दोस्तों, अन्यथा ये चीज का प्रूवन मैंने करवाया था। मैंने उनको बहुत सारी चीजें, मेरे गुरु भी थे, मेरे सीनियर भी थे, हम लोगों की जब डिस्कशन होती थी तो उनको और मैं, हम दोनों के बीच में जो कमियां होती थी, हम लोग एक दूसरों की कमियां को शेयर करते थे, है ना। बुरा नहीं मानते थे कि यहाँ कमी हुई, यहाँ कमी हुई, उससे हमारा क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव एक्ट होता था, है ना। मैं कल देख रहा था, एक ग्रुप है हमारा सीनियर डॉक्टरों का, डॉक्टर विनोद सर का टॉप ग्रुप, ठीक है। उस टॉप ग्रुप की डिस्कशन टॉप होती है दोस्तों। कल मैं हैरान हो गया कि यार इतनी शानदार डिस्कशन हो रही है, एक एक मंत्र को, एक एक मेडिसिन के बारे में जिसको जितना नॉलेज है वो बता रहा था कि मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट, यहाँ पर ये रिजल्ट लिया। इट्स मिरेकल। यही चीज होता है दोस्तों, जब आप एक दूसरे से कंपटीशन न करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे से क्लासिकल चीजें शेयर करते हो, तो क्लासिकल डॉक्टर के रूप में ही आप प्रमोट होते हो दोस्तों, ठीक है। अपने अंदर की चीजें निकालिए दोस्तों, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वही होगा जैसे आयुर्वेद शास्त्र खत्म हुआ, है ना, होम्योपैथ शास्त्र खत्म हुआ, है ना। याद रखें। चलिए छोड़िए, रिपेयर की बात करते हैं। जब भी रिपेयर होता है,
आपको याद रखना है, डिफरेंस होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू के माध्यम से, है ना। जब भी ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, आपकी स्किन बदल जाएगी, आपके स्किन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस के द्वारा हीलिंग होगी, इसलिए आपकी स्किन से वो मैच नहीं खाता है। याद रख लेना, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। जब ये दो बातें आपको समझ में आ गई ना, तो आप केवल इतना समझिएगा यहां पर ऐसा क्यों हुआ भाई, है ना। पेरेन्काइमेटस सेल्स की जो डिवाइडिंग एबिलिटी होती है उस पर रिजनरेशन डिपेंड करता है दोस्तों। मेन ऑर्गन की जो सेल होती है जिससे वो बनी होती है, जिसको पेरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, उन पेरेन्काइमेटस सेल्स की डिवाइडिंग के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिवाइडिंग एबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है, रिजनरेशन बहुत हो जाएगी। डिवाइडिंग एबिलिटी ही नहीं है, न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो रिपेयर में चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर वहां पर पेरेन्काइमस सेल्स की डिवाइडिंग एबिलिटी है, रिजनरेशन बहुत ब्रिलियंट होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, जो टिश्यू के प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऑर्डर में मेंटेन करता है कि यहाँ ये था, हाँ चलो यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ है, पूरे प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन कर देगा। एपिडर्मिस, डर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस उसी ऑर्डर में मेंटेन कर देगा। और ये सेल्स याद रखना दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है 16 टू 24 आवर्स में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप एक्सटर्नल अप्लाई करते हो केवल A3B का, हमारे सोनी सर ने तो बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, आप केवल A3B का एक्सटर्नल अप्लाई करते हो दोस्तों, तो याद रखना, है ना, रिजल्ट फास्ट लेते हो, है ना। ये सेल्स आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी किसी बाउंड के लेवल पर 16 से 24 घंटे के अंदर अपनी सेल साइकिल को कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल करने लग जाती है। अर्थात आपकी जो भी इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन से 16 टू 24 आवर, ये एक अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है दोस्तों कि 16 से 24 घंटे के अंदर जो होती है आपकी जो रिपेयर कैपेसिटी होती है सेल साइकिल की, वो कांस्टेंट रेगुलेटरी कंट्रोल करना शुरू कर देती है ना। ये आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है दोस्तों, है ना। लेकिन क्या आपकी पूरी बॉडी के सेल समान रूप से डिवाइडेड होती है? एक जैसी डिवाइडेड होती है? अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हो आप, है ना। याद रख लेना, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग की टेंडेंसी आपकी बॉडी की प्रत्येक बॉडी में उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है दोस्तों। और यही कारण है बॉडी की जो सेल्स होती है जो डिवाइडेड नहीं होती है, याद रखना दोस्तों, जो डिवाइडेड नहीं होती है उसी जगह पर कुछ स्लोली डिवाइडेड होती है ना। वहां डिवाइडेड नहीं होते, वहां पर बहुत स्लोली आपका रिजनरेशन होता है, और कुछ रैपिडली डिवाइडेड होती है, डिपेंड अपॉन जीवन फेज। जो जीवन फेज, जो पर्टिकुलर वहां पर साइटोक्रोम फेज होती है, सेल का साइटोक्रोम फेज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा पूरा फंक्शन होता है। इसीलिए आपको आपकी बॉडी में, मान लो कोई आप मोटरसाइकिल पे बैठे थे और अचानक गिर गए और आपके पुट्ठे के बल यानी हिप रीजन पे वहां पर आप बहुत ज्यादा घिसा गए, है ना। एक वो चोट, एक आपके हाथ पांव में लगी हुई चोट, आप मुझे बताओ कौन सी चोट जल्दी हील होगी? आप बता दो मुझे। आप बहुत तेजी से कहोगे हाथ पांव की चोट सही हो जाएगी, हिप रीजन की चोट बहुत धीरे से ठीक होगी, है ना। इसीलिए आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस जब परफॉर्म करेगी तो बॉडी के सेल की डिवाइडिंग कैपेसिटी एक जैसे नहीं होगी, 3 टाइप में आपको डिवाइड करना है ना। बॉडी की जो सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है डिफरेंटली 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना, और इन्हीं 3 पार्ट के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है ना। ये कैपेसिटी बहुत डिफरेंट होती है दोस्तों, और यही कारण है यहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर सभी चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कभी आपने 3 सेल देखी, है ना। आपकी बॉडी में जब आप पैदा होते से बुढ़ापे तक 3 प्रकार के सेल्स का आपके बॉडी में पूरा कमांड होता है ना। एक होती है लेबाइल सेल, एक होती है स्टेबल सेल, और एक होती है परमानेंट सेल, है ना। याद रख लेना दोस्तों, ये आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आप लोगों ने इस सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया, देन नोट छापिए आप, है ना। याद रखिए, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्यूरेशन, दिस इज द 3 फैक्टर्स। आप कभी भी आपके प्रोटोकॉल्स को, इलेक्ट्रोमोपैथ को मॉडर्न साइंस के तजुर्बे से तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, यू आर द बेस्ट।
प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मत खेलिए भाई, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, कोई भी प्रोटोकॉल एक आदमी पे शूट करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा, तीसरे पे 50-50 करेगा, तब क्या करोगे? सबका वेरिएशन होता है। आप में से दिल पे हाथ रख के बोल दो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, है ना। याद रखिए, इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, यहां वेस्कुलर ब्लड की वेसल्स की परमिबिलिटी बढ़ रही है। एक्टिवेशन ऑफ इन्नेट इम्यून रिस्पांस, आपका जो वहां पर डेवलप होने वाला इन्नेट इम्यून रिस्पांस है वो कितना स्ट्रांग है। तीसरा, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, कितनी मैक्रोफेजेस सेल्स है जो वहां पर कलेक्ट हो रही है। साइटोकाइंस कितने हैं, ग्रोथ फैक्टर कितने हैं। भाई आप खाना ही नहीं खाते हो, बहुत ज्यादा उपवास करते हो, है ना, आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन कॉन्शियस नहीं हो, आप बस तली गली चीजें फैटी चीजें खा रहे हो। कैसे फैट के कारण वहां से जाएगा? आपका ब्लड स्लो है, आप डायबिटिक हो, आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आप कैसे वहां पर सर्वाइव करोगे? पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कोगुलेशन कैसे हो रहा है, इसके बाद वाला चैप्टर है एंटीकोगुलेंट। आपको ये इसीलिए बताऊंगा कि यहाँ पे ब्लड में जब ब्लीडिंग कराना होती है या ब्लीडिंग बंद करना होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, आप क्या कर सकते हो दोस्तों, है ना। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस साइटोकाइंस, आपका कीमोकाइंस, डीएमपीस, पीएमपीस, ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होती है ये कितनी फास्ट होती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, प्रोलिफरेशन, यानी ये सब डिपेंड करता है उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का डिफेंस मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या बोल रही है। अगर इम्यूनिटी लो, रिस्पॉन्स लो, है ना। उसका न्यूट्रिशन आप बढ़ाइए, प्रोटीन डाइट बढ़ाइए, आप मल्टीविटामिन ड्रॉप बढ़ाइए, विटामिन सी बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ हील करेगा, इस पूरी इंफ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ाकर बहुत तेजी से क्यूर कर जाएगा, है ना। ये आपके गट्स में होना चाहिए। दूसरा, प्रोलिफरेशन, जब यहां पर संख्या बढ़ेगी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कहा गैंग्रीनॉल फॉर D7 दे दो, इट्स अ मास्टर रेमेडी। आल केयर ऑइंटमेंट या गैंग्रीनॉल फॉर D4 का स्प्रे करा दो, इट्स अ मास्टर रेमेडी। आप देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो बढ़ जाएगा, एंजियोजेनेसिस बढ़ जाएगा, रिपिथिलाइजेशन बढ़ जाएगा, फाइब्रोप्लेसिया बढ़ जाएगा, सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग होता है वो बढ़ जाएगा, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ये जितने भी अन्य सिग्नलिंग पाथवे होता है बहुत तेजी से एक दूसरे को प्रमोट करेंगे कि यहां पर मेरे पास मैसेज आया है कि चलो वहां चल के ग्रोथ कराना है, चलो मेरे पास भी आया है, चलो भीड़ आ गई, ग्रोथ कर दिया फटाफट फटाफट। एक 4-5 कारीगर से वही मकान 12 महीने में बनता है, और जब 20 कारीगर एक साथ काम करते हैं वो काम 6 महीने में निपटा देते हैं, यानी अधूरे समय में। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है ना। तो यहां पर प्रोलिफरेशन कराना, जितना तेजी से प्रोलिफरेशन आप बढ़ाओगे उतनी तेजी से हीलिंग होगा, करेक्ट। और याद रखना, प्रोलिफरेशन एक कंट्रोल वे में होना चाहिए, अनकंट्रोल एबनॉर्मल वे में होगा, कैंसरस जैसी ग्रोथ हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। याद रख लीजिएगा इस वक्त को भी, है ना, ये भी यहां पर होता है ना, याद रखना। तीसरा, जब मैच्योरेशन कराना होता है तो मैच्योरेशन के लिए आपको मालूम है ना, जब आरबीसी के मैच्योरेशन कराया था तब मैंने बताया था कि B12 का कितना इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, याद रखना दोस्तों, टिश्यू स्कारिंग, वाउंड क्लोजर एंड कॉन्ट्रेक्शन, बाउंड का पूरा क्लोजर करना, कॉन्ट्रेक्शन करना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या यहां पर कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है। और अगर कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है दोस्तों, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने एक्सटर्नल अप्लाई कराया है ना। आपने बैक्टीरिया वायरस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, एयर का यहां पर जो ऊपर एक्सपोजर हो रहा था, डजंट एक्सपोजर, आपने देखा वहां पर एक्सपोजर नहीं होने दिया, आप देखो क्विकली हीलिंग हुई, बिकॉज इंटरनल मेडिसिन आपने इतना फास्ट दिया है, इन्फ्लामेशन बढ़ाया, प्रोलिफरेशन बढ़ाया, मैच्योरेशन बढ़ाया, आपने फटाफट ठीक कर दिया। ये 3 फैक्टर आप अपने लेवल पर अपना लो, यू आर द बेस्ट। आप यहां पर बेस्ट क्वालिटी के रूप में काम कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए आप जब टेबल प्रैक्टिस में इस महत्व को समझोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि यार मैं कितना बोल्ड काम कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मुझे ही नहीं पता। आप में से कई लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन लीगल लेवल पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। आज अगर आप लीगल लेवल पर समझ में आ गए कि यार देखो मैंने क्या किया, यू आर द बेस्ट। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि मैं यहां पर 3 सेल होती है, लेबल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल, है ना। तो याद रखना, जब परमानेंट सेल होते हैं, जब आप बर्थ के समय पैदा होते हो ना, ठीक है,
आप मां के पेट में 9 महीने तक दबा के आपने ग्रोथ किया, 9 महीने में आप एक भ्रूण से लगाकर एक प्री डेवलप्ड बेबी के रूप में डेवलप हो चुके हो, है ना। 9 मंथ में जितना, इसका सबसे बड़ा रोल ये समझ में आएगा आपको कि अगर आप मान लो 7.5 मासी होते हो, है ना, तो याद रखना आपने मकान बना लिया लेकिन उसकी फिनिशिंग आपने नहीं करी, ना प्लास्टर ढंग से कर पाए, ना आपने वहां इलेक्ट्रिक फिटिंग कर पाई, ना लाइट, ना पंखा, कुछ नहीं, है ना। तो वैसा वो बच्चा होता है, उसमें उस समय उसको ग्रोथ फैक्टर देने की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 7.5 मासी होगा, 9 मंथ की तुलना में बहुत वीक होगा, याद रखिएगा आप। इसीलिए बर्थ के समय के बाद प्रोलिफरेशन होने की एबिलिटी उसकी बॉडी में लॉस हो जाए, वो सेल कहलाती है परमानेंट सेल, है ना, याद रखना दोस्तों। तो ऐसी कौन सी परमानेंट सेल है आपके बॉडी में जो एक बार अगर डेवलप हो गई तो बाद में वो रिपेयर हो सकती है लेकिन रीजनरेट नहीं हो सकती, है ना। रिपेयर हो सकती है लेकिन रीजनरेट, यहीं से माइंड आप निकाल के जाइए, न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स, स्केलेटल मसल्स, है ना, कार्डियक मसल्स, एक बार जो बन गई सो बन गई, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेल, ठीक है। अब न्यूरॉन के लेवल पर आपको रीजनरेशन कराना तो वहां पर दो चीज होगी, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। अगर नॉन माइलिनेटेड डैमेज हुआ तो आप नहीं करा सकते, लेकिन माइलिनेटेड है तो उसको आप करा सकते हो, इतना याद रखना, ताकि ये ऑप्टिक नर्व के लेवल पर या आपके बॉडी में पैरालिसिस के लेवल पर आप बहुत तेजी के साथ इस बात को समझ सके, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कट गई, आप जोड़ देते हो तो वापस फिर से अपना काम धीरे धीरे हो जाता है। कार्डियक मसल्स, है ना, आप देखते हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, वॉल का डैमेज हुआ, चेंज कर देते हो, वहां से आर्टिफिशियल में भी काम करना लग जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन के लेवल पर काम करेंगे तो वो कितना काम करेगी ये आपको देखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेल। अब बात आती है दोस्तों लेबाइल सेल की। आप जब आपकी बॉडी में डेवलपमेंट करके आप पैदा होकर बाहर निकलते हो, तो जब आप एनवायरमेंटल एक्सपोजर में आते हो तो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ में सेल डिवाइडेड होती है दोस्तों, है ना। इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपकी बॉडी में कंप्लीटली हर समय डिवाइडेड होती रहती है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस के माध्यम से डिवाइड होकर जो पुरानी तो उसको निकालकर नया रिप्लेस होती रहती है, दैट इज कॉल्ड लेबाइल सेल, है ना। इपिडर्मिस, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक की पूरी कैनाल, आहार नाल, माउथ से लगाकर एनस तक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, यूरिनरी ट्रैक, वेजाना, सर्विक्स, है ना, हिमेटोपोइटिक सेल्स, ये हमेशा डिवाइड होती है। तो अब मुझे बता दीजिए, क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक लेवल पर लेबाइल सेल्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या आप यहां पर एपिडर्मिस रीजनरेट नहीं करा सकते हो, एलिमेंट्री ट्रैक को रीजनरेशन नहीं करा सकते हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक को रीजनरेट नहीं करा सकते हो, यूरिनरी ट्रैक को रीजनरेट नहीं करा सकते हो, वेजाना सर्विक्स को रीजनरेट नहीं करा सकते हो, हिमेटोपोइटिक सेल्स को रीजनरेट नहीं करा सकते हो। आप बोलोगे साहब रिपेयर रीजनरेशन दोनों में करा सकता हूं, है ना। यही चीज आपको समझाने की है दोस्तों, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये केवल न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बिहाफ पर काम कर दो, यानी आप जब एक प्रोटोकॉल मान लो आपको ग्लेन के लेवल पर जाना है, S2L1B दे दिया, है ना, S2L1B देने लेबाइल सेल को आपने स्टिमुलेट करा दिया, जहां जहां जिस ऑर्गन को न्यूट्रिशन दिया उस ऑर्गन के सेल्स को आपने लेबाइल सेल्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ सेल डिवाइड कराना शुरू कर दिया। लेकिन इसके विपरीत तीसरी सेल, जिसको आप स्टेबल सेल्स कह रहे हो, है ना, याद रखना दोस्तों, जब आप प्यूबर्टी तक आते हो, है ना, तो याद रखना प्यूबर्टी के पहले और प्यूबर्टी के बाद में जो चीज होती है वो स्टेबल सेल के ऊपर डिपेंड करती है, डिक्रीज और लो। याद रखना डिक्रीज हो जाती है या लो हो जाती है एल्डोसेंस के बाद, यानी आप यंग हो जाते हो उसके बाद में ये फंक्शन डिक्रीज हो जाता है या लो हो जाता है ना। उसके प्रोलिफरेशन की एबिलिटी बहुत लो हो जाती है या बिल्कुल लॉस हो जाती है ना। वो प्रोलिफरेशन नहीं होती है, बिल्कुल लॉस हो जाती है, अर्थात इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है, सुप्ता अवस्था में चली जाती है। आप उसको जनरेट कराना चाहते हो ना, स्टिमुलेट कर दो आप उसको, है ना, स्टिमुलेट कर दो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं क्या है, लीवर, पेंक्रियास, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, बोन, कार्टिलेज, है ना। जब तक आप स्टिमुलेट नहीं करोगे डिवाइड नहीं होगी दोस्तों,
है ना, याद रख लेना। देख लो, तीनों चीज पूरी बॉडी के लेवल पर आपके सामने रख दिया मैंने। इसीलिए लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, बोन, कार्टिलेज, याद रखिएगा आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब स्टिमुलेट करने की कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, बता दो मुझे। किसको स्टिमुलेट करना है, वह आरी दे दो आप। किसको रिलैक्स करना है, वह वाई दे दो आप। किसको आरी के साथ न्यूट्रिशन पहुंचाना है, बी दे दो आप। किसको न्यूट्रिशन न देकर वहां पर हील करना है, जी दे दो आप। और अगर नहीं समझ में आ रहा, डब्ल्यू दे दो आप। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी ये प्रोसेस बहुत ही ब्रिलियंटली प्रूफ है दोस्तों, है ना। इसलिए आपको ये सारी चीज यहां पर पता लग गई। उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ रिपेयर। याद रखना, कोई भी इंजोर टिश्यू होता है, कोई भी इंजुरी वाला टिश्यू मान लो, फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेस होता है ना। जब फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। हमेशा याद रखना, रिपेयर कराना बहुत इजी है दोस्तों, है ना। बिकॉज यहां पर दो काम होता है, एक होता है ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन और दूसरा होता है वाउंड का कॉन्ट्रिक्शन एंड स्ट्रेन। वाउंड को कॉन्ट्रिक्ट कर दो। इसलिए भाई आप क्या करते हो, बहुत बड़ी इंजुरी लगी है, लेजरेटेड वाउंड है या इंसिजनल वाउंड है, आप वहां टाके लगाते हो ना। टाके लगाने के बाद क्या करते हो, है ना, याद रखना दोस्तों, टाके लगाते हो। जब आप टाके लगाते हो तो क्या खींच के नहीं लगाते हो, आप खींचते हो, है ना। आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंड फिर स्ट्रेन प्रदान करते हो, ताकत लगा देते हो, स्ट्रेन कर देते हो। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस में डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। ये है गूगल बाबा। जब आप पूरी चीज को समझते हो तब आपको नजर आता है कि यार यहां पर क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिसको आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। ये प्रोसेस होती है दोस्तों, ठीक है। ये पूर्ण रूप से आपके बॉडी के लेवल पर नजर आएगी, तो आपको यहां पर देखने की जरूरत है कि रिपेयर किस रूप में हो रही है। चलिए, ये तो फालतू चीजें। आप जब किसी पेशेंट को हील करते हैं तो याद रखना, मेसेनकाइमल सेल्स, हमेशा याद रखना, मेसेनकाइमल सेल्स के पार्टिसिपेशन के द्वारा रिपेयर रिस्पांस को परफॉर्म करती है। यानी यहां पर रिपेयर जब भी हो रीजनरेशन में तो वही सेल वहां पर काम कर रही है, लेकिन जब रिपेयर होता है तो मेसेनकाइमल सेल्स उनको बाउंड करती है दोस्तों। और यही कारण है, जब बाउंड करती है तो आपको याद है, आपने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। याद रखना दोस्तों, जब रिपेयर यहां पर परफॉर्म होगा तो कनेक्टिव टिश्यू, स्टेम सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, हिस्टियोसाइट सेल्स मेजर रोल अदा करेगी। और यही कारण है, आपको बेसिकली ये समझने की जरूरत होगी कि जो फाइब्रोसाइट्स होती है, जो हिस्टोसाइट्स होती है, जो इंडोथीलियल सेल्स होती है, जो मैक्रोपेजेस होती है, जो प्लेटलेट्स होती है, जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है दोस्तों, वो इंजूर्ड ऑर्गन की होना चाहिए, है ना। इंजूर्ड ऑर्गन के लेवल पर जो मौजूद है वो यहां पर होना चाहिए। और जब यहां पर मौजूद है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जब यहां पर ग्रेन्युलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना, यानी जो टिश्यू डैमेज हुआ है वहां पर ग्रेन्यूल्स आना चाहिए। ये ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स होता है ना। कोई भी बॉडी में जो प्रोसेस होती है बिना एंजाइम्स के नहीं होती, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, है ना। तो आपका ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ तो स्लाइटली टिश्यू के
पिंक और आप देखेंगे ग्रेन्युलर अपीयरेंस हो जाने के कारण होता है ना। इसीलिए इसको आप एक टर्म देते हो, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रेन्युलेशन टिश्यू कुछ नहीं है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू जब वहां पर पर्टिकुलर पिंक या ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन अपीयरेंस होता है, उस कंडीशन को ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों, है ना। ग्रेन्युलोमा समझ में आया आपको क्या हुआ? अब नहीं डरना, ग्रेन्युलोमा बहुत इजी हील होता है। आप लोगों को केवल कैरेक्टर समझ में आना चाहिए, वो भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, दुनिया के कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसलिए कह रहा हूं यहां पर ग्रेन्युलर ऑपरेशन हो गया, पिंक कलर का हो गया, जिसको आप ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कह रहे हो, तो यही तो ग्रेन्युलोमा में भी डेवलप हो रहा है। उसको पका के फाड़ दो और साफ कर दो, है ना। न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होना, जब हीलिंग हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो नई वेसल्स वहां पर बनेगी, है ना। जब नया वेसल्स का प्रोलिफरेशन होगा, नई छोटी छोटी कैपिलरीज बनेगी दोस्तों, किस कलर की होगी, है ना। आप देखते हो ना एकदम रेडनेस होता है, मीठी मीठी खुजली आती है, पेशेंट खुजालता ही रहता है ना। थीन कवरिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यहां पर एकदम पतली कवरिंग उसके ऊपर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बन जाएगी, है ना। और जितना भी कोलेजन्स होते हैं, यंग कोलेजन्स वहां पर डेवलप हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यही कारण है, जब आपको ये पता है कि इतना चीज यहां पर परफॉर्म हो रही है, तो मैं आपको सीधा बताऊंगा दोस्तों कि जब यहां हीलिंग होती है ना, तो सर्जरी क्या बोलता है? सर्जरी कहता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन, 4 फेजेस में इसको डिवाइड कर दीजिए, आप बेटर अंडरस्टैंड कर जाओगे। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखते हो यहां पर चोट लगी तो भाई ब्लीडिंग कितनी हुई, है ना। ये 4 फेज देखते हो, ब्लीडिंग फेज कितना था उसका, है ना, कितने समय तक ब्लीडिंग होती रही। दूसरा, इंफ्लामेटरी फेज कितने समय का था, ठीक है। तीसरा, प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव फेज में एंजियोजेनेसिस यानी कैपिलरीज का बनना, और फाइब्रिनोजेनेसिस यानी फाइब्रिन्स का बनना, फाइब्रस टिश्यू का बनना। ये 2 चैप्टर प्रोलिफरेटिव फेज में आते हैं, एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोजिनोसिस, ठीक है। फाइब्रोनियोजेनेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब वहां पर हीलिंग होती है। और चौथा होता है रिमोल्डिंग फेज, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो पूरा डायग्रामेटिक शो किया था, है ना। ये रिपेयर की पूरी फिलोसॉफी होती है दोस्तों, है ना। जब आप देखते हो कि भाई ब्लीडिंग टाइप फेज देख रहे हो, तो आप देख रहे हो सबसे पहले ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के बाद ब्लीडिंग होती है। आप कई लोगों में देखते हो ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाती है, कई लोगों में देखते हो बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है ना। अर्थात यहां पर कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के डिफॉल्ट है, कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम ज्यादा रहा होगा। इसीलिए कॉमन जो कंसिडरेशन होता है आपको ब्रिलियंटली आना चाहिए कि सबसे पहले, मैं सोनी सर को हेड्सअप करता हूं कि उन्होंने एक ही बात मुझसे कही थी, सर मेरा एक ही मकसद होता है, आपने जो मेरे को फर्स्ट बैच में इन्फ्लामेशन पढ़ाया था, वहां आपने कहा था कि ब्लीडिंग फेज पे ध्यान दो, तो मैंने केवल ब्लीडिंग फेज पे ध्यान दिया, मैंने केवल A3B को, कोई भी एक्सीडेंटल केस आया सीधा A3B का कंप्रेस कर दिया, कोई भी केस आया A3B का कॉटन का गाज पीस करके रवाना कर दिया। 7 दिन के अंदर में ये देखने लगा कि मुझे कोई दूसरी चीज इंटरनल देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, हीलिंग हो रहा था, बहुत फास्ट हीलिंग हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना सीख लिया, ब्लीडिंग फेज हुआ तो ट्रॉमा के बाद ब्लीडिंग जो हो रही है, जो कुछ घंटे के बाद इंजुरी के साइड पर ब्लड क्लॉटिंग के रूप में कन्वर्ट होकर समाप्त हो जाती, कुछ घंटों के बाद, है ना। अब कुछ घंटों के बाद तो कितनी ब्लीडिंग हो गई, ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा, न्यूट्रिशन गया, प्रोटीन गया, स्ट्रेंथ गया, क्लॉटिंग फैक्टर गया, बहुत सारा नुकसान हो गया आपका, है ना। हीलिंग टेंडेंसी कैसे होगी, WBC RBC सब निकल गए, आपकी बॉडी का स्टेमिना स्ट्रेंथ कम हो गया। आपने वॉश किया उस घाव को और तुरंत वहां A3B का अप्लाई कीजिए, कोई भी वाउंड हो दोस्तों, आप देखिएगा आल केयर ऑइंटमेंट जो मैंने बताया आज आपको, आप अप्लाई करा दीजिए, है ना। उस साइड पे ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा, और जितनी जल्दी ब्लड की क्लॉटिंग, उतना स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ब्लीडिंग फेज रिड्यूस हो जाएगा। आपका हीलिंग होगा या नहीं होगा आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आपने कर दिया तो यहां पर सेकेंड स्टेज शुरू होगी, इन्फ्लामेटरी फेज। और इन्फ्लामेटरी फेज के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों C11G, है ना। यानी गैंग्रीनल फोर्ट, गैंग्रीनल फोर्ट न्यूट्रल, गैंग्रीनल फोर्ट सुपर, स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन द वर्ल्ड, याद रखना दोस्तों, इससे तेजी से कोई भी हील करके बता दे। D7, याद रखना, D7 इंफ्लामेटरी फेज को रिड्यूस करने का सबसे खतरनाक हथियार आप लोगों के हाथ में, इंफ्लामेटरी फेज के लेवल पर। हीलिंग फेजेस का एसेंशियल फेज होता है, ये बहुत एसेंशियल फेज होता है। आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग
ब्लड क्लॉटिंग के तुरंत बाद, अर्थात आपने ब्लड क्लॉटिंग जल्दी करा दिया, तुरंत इन्फ्लामेटरी फेस ट्रिगर हो गई दोस्तों। और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर फेगोसाइटिक सेल्स वहां पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लेती है, पूरे एरिया को कवर अप कर जाती है दोस्तों, है ना। और जब फेगोसाइटोसिस कवर अप करेगी और आप बार बार ऑल केयर ऑइंटमेंट या लोशन को अप्लाई कराओगे, ये क्लीन ऑफ कर देगी। उसको कहेगा देखो यार मुझे बाहर से शक्ति मिल रही है, अंदर तो छोड़ दो, अंदर की तो है ही है, बाहर से भी मुझे न्यूट्रिशन मिल गया, शक्ति मिल गई, चलो मैं तो फटाफट इनको साफ करूंगी। ठीक है, सबको बाहर निकालना शुरू करती है, वेस्ट मटेरियल को, गंदा धूल मिट्टी बैक्टीरिया वायरस फंगस जितनी भी गंदगी होती है सबको वहां पर क्लीन ऑफ कर देती है। और अगर क्लीन ऑफ हुआ तो आप ग्रिंग्रेनाल फोर्ट से बेटर कोई करा सकते हो क्या D4 में? आप क्लीन ऑफ करा दो, देखो कितनी जल्दी हीलिंग हो जाती है दोस्तों, है ना। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी फेस। आप D7 इंटरनल, D4 एक्सटर्नल अप्लाई कराइए, यू आर द बेस्ट। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में जब आओगे दोस्तों तो इनिशियल ग्रेन्युलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन, जब वहां ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हो आप, है ना, आवश्यक जितने भी रिपेयर का मटेरियल है उसका जनरेशन को इन्वॉल्व करना होता है। यानी यहां पर अगर आपने फिजियोलॉजिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दिया तो गैंग्रीनल फोर्ट D7 क्या करा रहे हो आप? इन्फ्लामेशन के लेवल पर जितना भी कीमोटैक्सिस की प्रक्रिया के माध्यम से WBC RBC को अट्रैक्ट कराना है, न्यूट्रिशन वहां प्रोवाइड कराना, आपने ऑलमोस्ट थिंग्स वहां पर डेवलप कर दी। और जब सारा मटेरियल का जनरेशन वहां पर इन्वॉल्व कर दिया दोस्तों, तो आप क्या करोगे बता दो आप मुझे, है ना। आपने वो काम कर दिया जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है ना। आप किलॉइड्स को देखो, लोग किलॉइड्स में इधर उधर जाते हैं, मैं सीधा कहता हूं S1 S3 S5, है ना, C5 C3 GY ये बेस्ट प्रोटोकॉल है। या सीधे आप Ven5G को चले जाओ या C11G को चले जाओ D6 में, S5 C5G को। ये जब हीलिंग के बाद किलॉइड्स होता है, बहुत ही हार्ड गठाने बन जाती है पूरी बॉडी के लेवल पर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नली जब अप्लाई करते हैं, यू आर द बेस्ट। आप देखो कितनी, आप गैंग्रीनल फोर्ट सुपर को यूज करके देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे में डिफरेंस देख लेना आप, है ना। हर 2 घंटे में देना आपको, आप देखो बहुत तेजी के साथ नरम हो जाएगा और वो वहां से हटना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल ग्रोथ, मैंने कहा ना एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। किलॉइड्स मींस क्या? बाहर निकलकर हार्ड हो गया। जब आप कह रहे हो रिपेयर और रिजनरेशन होना तो बिल्कुल प्लेन एक जैसा होना चाहिए, है ना। यानी आपका मटेरियल इतना ज्यादा पहुंच गया कि किलॉइड्स बन गए, है ना। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, अंतर कुछ नहीं है, केवल यहां समझने का अंतर है, समझ जाओ, यू आर द बेस्ट। ठीक है, जब यहां पर ये प्रोसेस प्रारंभ हो रही है तो याद रखना 1 से 2 दिन के अंदर आफ्टर इंजुरी, इंजुरी के 1 से 2 दिन के बाद में, 2 वीक्स के बाद में ये पूरे समाप्त हो जाती है दोस्तों, है ना। 1 से 2 दिन में शुरू हुई और 2 से 3 वीक के अंदर कितना भी बड़ा वाउंड लेकर आ जाओ, इलेक्ट्रोमेपैथ के हिसाब से बता रहा हूं मैं। मॉडर्न साइंस तो क्या है, ऑपरेशन भी करके हाई-फाई एंटीबायोटिक देके फास्ट सुखा देता है। विदाउट एंटीबॉडीज हम यहाँ एंटीबायोटिक्स हम लोग यहाँ पर सुखाते हैं दोस्तों, है ना, विद इन 2 to 3 वीक्स। बहुत बड़ा सा बड़ा वाइंड भी ले आओ, आप ठीक कर दोगे, है ना। अगर ये कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करके कर रहे हो। एंजियोजेनेसिस करा दिया आपने, फाइब्रोजिनोजेनेसिस करा दिया आपने, यानी इंजुरी के साइड आप न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करा दो, दुनिया के कोई ताकत नहीं है हील करने से रोक दे, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे उतनी तेजी से हीलिंग होगा, है ना। तो एंजियोजेनेसिस, इसीलिए A3B आप दे रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। A3B दे रहे हो, एंजियोजेनेसिस को आपने बढ़ा दिया। अब फाइब्रिनोजेनेसिस कराना है, आप गैंग्रीनल फोर्ट सुपर, G4 का, गैंग्रीनल D7 का, फोर्ट का D7 दे दो, D4 अप्लाई करा दो। तो आपने क्या कर दिया? न्यू फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, है ना, आपने ब्लड वेसल्स के माध्यम से न्यू फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, सारे वो चीजें जो यहां पर हीलिंग के लेवल पर नेसेसिटी है उसकी, वो फॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ा दिया। आपने किया क्या? जो हीलिंग के प्रोसेस है उसको आपने बढ़ा दी। अब D7 में नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे, है ना। मैंने आपको क्लियरली कहा डिजनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में D7 D8 D9, यदि पुराना हो जाए तो D9 से शुरू करिए, यदि ताजा ताजा तो D7 से शुरू करिए, नहीं समझ में आया तो बीच में आ जाओ D8 से शुरू करो। लेकिन मेरा मानना है D8 कैंसर के लेवल पर बहुत अच्छा काम करता है, अबनॉर्मलिटीज के लेवल पर बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी को फाइब्रॉइड डेवलप हो गया, किसी को PCOD डेवलप हो गई, है ना, S1 C1,
A1 वेन1 D8 में दे दो आप, है ना। अब देखो कितनी तेजी से लूंगा, यहां ब्लड को प्यूरिफिकेशन कर रहा है, A2F1B को आप D8 में दे दो, तो आप गैंग्रेनल फोर्ट को D8 में दे दो, B ऐड कर दो, ऊपर से 5 ड्रॉप, देखो आप कितनी तेजी से हीलिंग होता है ना। ये यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दिमाग से निकल कर आता है ना, एकाएक नहीं आता। जब थ्योरी के लेवल पर जाओगे तो आपको तो ये लगेगा कि यार ये तो अलग चीज चल रही है ना। बिकॉज जब रिमोल्डिंग फेज शुरू होता है 2 वीक से 3 वीक लगते हैं, है ना। प्रोलिफरेशन के पीक शुरू हो जाता है, बहुत तेजी के साथ में हीलिंग होती है दोस्तों, है ना। कंप्लीट स्ट्रेचनिंग होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर जो एरिया अलग हुआ था वो एरिया यहां पर मिल जाता है ना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर का रिफरमेंट होता है, वहां पर बहुत सारा रिफाइनमेंट होता है। आप कहते हो ना यार तेल बन गया, इसको रिफाइन करो तेल को, है ना। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल और कोलेजन फाइबर का रिफाइनमेंट होता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों इनएक्टिव लुकिंग स्कार का फॉर्मेशन होता है। जो स्कार टिश्यू बनेगा रिपेयर में इनएक्टिव होगा दोस्तों, लॉस ऑफ फंक्शन लीशा, वहां पर किसी भी प्रकार का फंक्शन आपको नजर नहीं आएगा, वो केवल उसको जोड़ने का टेम्परेरी काम कर दिया, इनएक्टिव लुकिंग स्कार का फॉर्मेशन हो गया। और जब स्कार का फॉर्मेशन हो गया देयर इज नो फंक्शन ऑफ स्कार टिश्यू, उस स्कार टिश्यू का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे मेजर कंसेंट यहां होता है वाउंड कॉन्ट्रेक्शन एंड स्ट्रेंथ। यहां पर ये जो बना और ये जो पूरा वाउंड बन गया, यहां पर वाउंड का कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगा, स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए दोस्तों। वाउंड कॉन्ट्रेक्शन 2 से 3 दिन के बाद कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो जाता है, और जो किसी भी प्रकार के वाउंड में 14 दिन के बाद में दोस्तों कंप्लीट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड मॉडर्न साइंस का फिलॉसफी है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं भी कोई वाउंड का बनना होगा 2 से 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन होना, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब जुड़ेगा तो 14वें दिन के अंदर किसी भी प्रकार के वाउंड को अगर परिस्थिति मिलती है नॉर्मल, पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनप गए, पस पड़ जाएगा, ठीक है। और पस में क्या होता है, लाइव और डेड टिश्यूज, बैक्टीरिया, आपके पर्टिकुलर वहां के फेगोसाइटिक सेल्स, ये सारी चीज वहां मौजूद होती है ना। तो यहां पर उसको हील करिए डब्ल्यू और एपीपी के साथ। जब भी आप डब्ल्यू और एपीपी की बात करेंगे, इट इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। डब्ल्यू और एपीपी पावरफुल एंटीसेप्टिक्स है। मैंने इसीलिए ऑल केयर ऑइंटमेंट के लेवल पर यहां एपीपी का उपयोग नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि मैं एपीपी से स्प्रे करवाता हूं। जब भी कोई वाउंड होता है एपीपी और डब्ल्यू का स्प्रे बना लीजिए आप D4 में, डिस्टिल वाटर बेस होना चाहिए, हल्का सा आरएस होना चाहिए, ठीक है। आप उसको वहां 2 ml आरएस डाल दीजिए ऊपर से, है ना, और अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। आप दिन में 3 पेशेंट को दे दीजिए, आपको पैसा मिलेगा, है ना। एपीपी डब्ल्यू से वॉश करवाइए, आप रिजल्ट देखिए, अल्टीमेट टेबल प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। याद रखना दोस्तों, ये वो बेसिक एपीपी 200 देके देख लीजिए कितनी तेजी से वाउंड फिलअप होता है ना। एपीपी 200 बहुत तेजी से वाउंड को भरना शुरू कर देता है दोस्तों, डब्ल्यू 200 बहुत तेजी से वाउंड को भरना शुरू कर देता है, करके देखिएगा, हमने किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी वाउंड के कंट्रेक्शन के बाद ओरिजिनल साइज जो होता है ना वाउंड का 80% रिड्यूस हो जाता है ना। जो बाउंड बड़ा था वो 80% रिड्यूस हो गया दोस्तों, है ना। और कॉन्ट्रेक्शन के कारण रैपिड हीलिंग होती है दोस्तों। तो जो कॉन्ट्रेक्शन की हीलिंग होती है, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से कटा हुआ है, इस प्रकार से कटा हुआ है, तो ये तेजी से इस प्रकार की हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहां छूट जाएगा लेकिन यहां पास में आ जाएगा, फिर बाद में, ठीक है। तो ये रैपिड हीलिंग होती है दोनों साइड में, धीरे धीरे रिडक्शन होकर सेंट्रलाइज पोर्शन पे आता है, और सेंट्रलाइज से जितने भी पस पॉइंट होता है वो निकलता रहता है या गंदगी निकालता रहता है, उसके बाद हील कर देता है ना। तो कॉन्ट्रेक्शन के कारण रैपिड हीलिंग होती है, क्योंकि जो इन्फ्लाम टिश्यू का सरफेस एरिया होता है वो धीरे धीरे लेजर होता जाता है। ये जो सरफेस एरिया होता है ना, धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना। यही कारण है दोस्तों, ये स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने प्रोटोकॉल्स क्या दिए। फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन के साथ स्ट्रेंथ आप प्रोवाइड कराओ, है ना। ये जो आपके फाइब्रोब्लास्ट है, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है, इसका प्रोलिफरेशन जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रेंथ प्रदान करता है, बहुत ही फास्ट स्ट्रेंथ प्रदान करता है ना।
यही कारण है जब आप टेबल प्रैक्टिस देखते हो और टेबल प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर कई बार आप सिंपली वाउंड हीलिंग कर देते हो विदाउट एनी इंसिजन। हमारे सोनी सर का रिकॉर्ड है, टाके नहीं लगाते दोस्तों, टाके नहीं लगाते। A3B आल के अलाइनमेंट लगा दो, टाके लगाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मॉडर्न साइंस के कई पेशेंट आपके पास आएंगे जो स्टिच लगा के आएंगे, या आपके खुद के पेशेंट स्टिच लगाने के बाद भी पस आ गया है ना। तो याद रखना, स्टिच के रिमूवल के बाद में 7th डे के बाद में वाउंड स्ट्रेंथ 10% अप्रोक्सीमेटली रहता है। यानी आपने स्टिच को रिमूव कर दिया, उसके बाद में भी 10% आपका वाउंड अभी भी बाकी हुआ है। आप ये मत समझ जाए कि ऊपर से पैक हो गया तो आपने पूरा कवर कर लिया, 10% अभी भी बाकी है ना। याद रखना दोस्तों, और जो बाकी का जो परसेंटेज है, जब आप 3 मंथ के बाद देखोगे, आफ्टर 3 मंथ देयर इज कंप्लीट रिस्टोरेशन। याद रखना दोस्तों, आप ये चीज जब साइकोलॉजिकली नहीं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से समझोगे तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे, हाँ यार ये वाकई में बेस्ट अप्रोच है कि यहां पर जो वाउंड का रिपेयर और रिजनरेशन हुआ उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, है ना। इसीलिए जब मैं आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स बताता हूं, ये प्रोटोकॉल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि कहीं पर भी A2C5G V2 Win1, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। रिपेयर, रिजनरेशन, हीलिंग, जितने भी ग्रेनुलेशन टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ये सारे जो चीज है, ये प्रोसेस इसमें आ गया, सब आ गया इसमें। लेकिन आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में 80% ब्लड के माध्यम से, 20% लिम्फ के माध्यम से होता है। तो क्या L1 के बगैर यहां काम कर लोगे आप? बताओ मुझे आप। नहीं ना, यूज करना पड़ेगा। जब यहां पर आप वर्वन को देखते हो तो वर्वन क्यों यूज करते हो आप? अगर वहां कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की प्रेजेंस है तो वर्वन क्या करता है? दो काम करता है। पहला तो एंटीस्पाज्मोडिक काम करता है ना। और दूसरी बात, यहां पर जब चोट लगी तो चोट लगने के बाद में आप वर्वन पॉजिटिव में मत दो, लेकिन वर्वन को नेगेटिव तो दे सकते हो ना, है ना, न्यूट्रल तो दे सकते हो ना, ब्लीडिंग नहीं करेगा दोस्तों। तो यहां पर स्पाज्म भी दूर हो रहा है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो पनपने का जो रास्ता है वो भी ये बंद कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जब बाहर निकलेगा, जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तभी तो हीलिंग फास्ट होगी ना, इसलिए वर्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप जब सुपरफिशियल लेवल पर बात करते हो तो आप यहां पर S5 भी ऐड कर लेते हो, गैंग्रेनॉल फोर्ट सुपर। ठीक है। आप यहां पर इसी में अगर वाई को इस्तेमाल कर लेते हो तो आप कहते हो भाई गैंग्रेनॉल फोर्ट न्यूट्रल, है ना। ये रिलैक्स करता है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है S5 हटा दो, A2C5G P2N1 L1 वर्वन वाई, आप अगर इसको D7 D8 D9 में करते हो ना, आप यूज करके देख लेना एनल फिशर के लेवल पर, एनल फिस्टुला के लेवल पर, इतना मिरेकल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। विद इन 20 डेज पेशेंट रिकवर हो जाएगा, विद इन 20 डेज, है ना। ये बेसिक साइंस है दोस्तों, है ना। ये मैंने कोई अपने मन से कोई टिकाने का काम नहीं किया, है ना। मैं केवल समझाने का काम करता हूं। ये इन्फ्लामेशन का इसलिए मास्टर रेमेडी है। सेकेंड डायल्यूशन में दोगे तो याद रखना, यहाँ WBP ऐड किया गया है हमारी तरफ से। जब सेकेंड डायल्यूशन में दोगे, कोई भी किसी भी प्रकार का यूटीआई हो, वाई वाला न्यूट्रल देना सेकेंड डायल्यूशन में। किसी भी प्रकार का यूटीआई हो, ल्यूकोरिया हो, ल्यूकोडर्मा हो, आपका पस पॉइंट जा रहा हो, है ना, कोई भी हीलिंग के काम हो, कोई भी आपका पर्टिकुलर डैमेज वहां पर हो गया हो, आप हीलिंग कर सकते हो। आप बहुत सारी डिसीजेस में इसको उपयोग कर सकते हो। इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करके बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो, आप वहां पर प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद करूंगा बेसिक साइंस आपको समझ में आ गया है ना। पूरा बेसिक साइंस मैंने आपको बता दिया। कल से फिर बैक टू पेविलियन, अपने जितने डिसीजेस है वो स्टार्ट करेंगे। एंटीकोगुलेंट हमारा बाकी है। ब्लड क्लॉटिंग के बाद में आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो आपके लिए क्या खतरनाक है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये पढ़ के हम लोग पूरा ब्लड के सिस्टम को कंप्लीट विराम देंगे। इसके बाद शुरू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।
जी पांडे सर। पांडे सर। डॉक्टर पांडे सर। जी कुलवीर सर। डॉक्टर कुलवीर शर्मा सर। गुरुजी प्रणाम। कुलवीर सर। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्ते सर। गुरुजी अभी हमारा जो ये गैंगनाल सुपर है, इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है कि जो यूट्रस में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जी उसको 200 में 5 ड्रॉप 3 डेज दिया, बना के दे दिया। मन का परसों आके मेरे को बताना, मैं मंगल क्लोज रखता हूँ। तो वो तीसरे दिन आके बोले कि मैं जो दर्द पेन बहुत ज़्यादा था वो नहीं है, उनका ठीक। ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको यूट्रस फीब्राइड है, और पहले से उनको इतना रिलीफ मिला दो दिन में, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बढ़िया सर। यही तो चीज है कि हम एक दूसरे से समझते हैं ना, तो बहुत शानदार रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। जी सर, जी सर। बाकी तो उनका C1 C2 ऑर्गन बूस्टर वो मैं चला ही रखा है, 5 जी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट जी दे रहा हूँ। जी। थैंक यू सर जी, बहुत आप ही का बढ़िया। आशीर्वाद। अरे सर आप लोगों की मेहनत है सर, मैं क्या छोटा सा हूँ। नहीं सर, आप तो बहुत सब कुछ जानते हैं सर। आप हमारा जी मार्गदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि शायद कोई भी टीचर ऐसा मार्गदर्शन नहीं कर सकता सर। कोई नहीं सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी सर, जी सर, जी सर। जी जी। डॉक्टर जियाउल इस्लाम सर। तो जियाउल इस्लाम सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली पार्ट 2 का जो मैं क्लास आई थिंक 52 के बाद में चालू किया था, तो अभी थोड़ा देर में आप जो आप बोल रहे थे कि ब्लड अभी खत्म हो जाएगा, ब्लड का सब्जेक्ट लिंक चालू करेंगे, तो अभी जो 1 से लेके 52 तक जो है पूरा ब्लड का ही अभी चला क्या सर? क्योंकि मैं अभी पूरा ओपन नहीं कर पाया सर, क्योंकि बहुत सारा फ्री क्लास को पहले मैं खत्म किया, फिर भी इसको रिपीटेशन कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ को क्लियर हो जाए। तो जस्ट मैं आपसे बात आया बोल के मैं कुछ करना चाह रहा हूँ कि क्लास 1 से लेके अभी तक जो हुआ ये पूरा ब्लड में है क्या सर? सर पार्ट 1 में पूरी फिलॉसफी इलेक्ट्रोमैथ की, ठीक है। पार्ट ठीक 2 है। में पूरी बॉडी शुरू हुई है। सेल जी। हमने पढ़ा, टिश्यू हमने पढ़ा, ब्लड हमने पढ़ा, है ना। अच्छा अच्छा अभी अच्छा ये चीज हम लोग चल रहे हैं, अभी टिश्यू बाकी है ना। ब्लड अच्छा अच्छा पूरा पढ़ा है। ये मेन सिस्टम है। अगर ठीक है आप ये मेन सिस्टम को परफेक्ट कर लोगे तो वो दिख ही रहा होगा आपके, आपको क्या चीज बताई जा रही है ना। जी जी सर ये जी। आप ही के द्वारा प्रूवन रहेगी। मतलब आप जब अच्छा इसको बेसिकली समझोगे तो इलेक्ट्रोमैथ को बहुत डीप में समझ जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है ना प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत नहीं। यू कांट प्रिपेयर, अभी आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, लेकिन यू कैन प्रिपेयर। आप यस जिस यस समय ये पूरी फिलॉसफी समझ जाओगे ना, आप खुद बनाओगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। यू आर द बेस्ट। ठीक है। करेक्ट सर करेक्ट सर। जी जी। और सर अगर बर्निंग अगर हो गया आज का सब्जेक्ट की हिसाब से, जैसे अगर उसको किसी स्किन के ऊपर में समझ लो आग का जलन से बर्निंग हो गई, हाँ। तेल से नहीं, तो वो वैसा बर्निंग में सर हम लोग डी जनरेशन वो तो मतलब रिपेयरिंग तो कर देंगे, लेकिन डी जनरेशन का सर पॉसिबल होगा क्या कि वो स्किन क्यों तो नहीं अलग कलर हो जाता पॉसिबल होगा सर, बर्न जब है? अच्छा बताऊंगा अच्छा आपको पूरा डिटेल बताऊंगा ये चीज का, क्यों नहीं पॉसिबल है। डैमेज कितना हुआ, आप अच्छा अंदर की अच्छा सेल्स को बाहर निकाल दो वेस्ट मटेरियल को, तो नया बन जाएगा आपका, है ना। आप अच्छा करके सर ओके देखो, सर ओके। है ना। जो दाग होते हैं ना ठीक वो तो ठीक है खत्म हो जाते हैं एक्सटर्नल, तो इंटरनल तो बहुत तेजी से हील कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है सर जी ठीक है। जी। थैंक यू जी सर। रोहित कौशिक सर। डॉक्टर रोहित कौशिक। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोहित सर, बहुत बहुत बधाई नए सेटअप के लिए आपको। चरणीश्वर सर, आपके आपके आशीर्वाद से सर। अरे बड़ा नहीं साहब। प्यारा, बड़ा जी प्यारा बनाया सर वैसे, आपके आशीर्वाद से। हाँ हाँ। अरे नहीं, अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना। और बहुत बहुत सारी चीजें, जी बहुत सारी चीजें नई रखी है सर, बिल्कुल नए मतलब तरीके से। जी। बहुत 1857 का मॉडल बनाया सर, वैसे मैंने 1857 का मॉडल बनाने की कोशिश की है। हाँ, चलो अच्छा है सर, कोशिश करते रहो। जी। अच्छा बहुत सर, एक बढ़िया। एक चीज जी आपसे डिस्कस करना चाहता था सर, क्या ये आरएस की जितनी बनी हुई लिक्विड लिक्विड है वो मैं ओपनली रख सकता हूँ ना? वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रखने में सर लीगली? दोनों दोनों रखो ना आप, आर एस बेस
RS बेस 30 ml में रखो, 100 ml में डिस्टिल वाटर बेस रखो, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो भाई वो इसलिए पूछा था, लीगली मतलब आरएस की रेमेडी रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर प्रॉब्लम तो सब चीज में है ना? एज ओके। की प्रैक्टिस करने में भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना आप? जी तो ये ऐसा नहीं है, आप अगर ओरिजिनल चीज रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना? बहुत सारी कंपनी आरएस बेस मेडिसिन देती है, बहुत सारी कंपनी डिस्टिल वाटर बेस देती है, ठीक है? जी तो जी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड, आप एज में प्रैक्टिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, है ना? आप अगर मान लो आप अगर एनएल सिन्हा जी के यहाँ से मेडिसिन लेते हो, है ना? जी वो प्योर आरएस बेस आती है, ठीक है? जी जी ये अभी अभी नए नए जो आए हैं ना कंपनी वाले, ये डिस्टिल वाटर बेस लेकर आए, ठीक है? जी जी अभी इनके पेटेंट ओन लेते हैं तो उस पेटेंट में भी फंगस रहती है, पर अगर आप किसी भी एक कंपनी का पेटेंट 6 महीने रखो, है ना, और फंगस एक्सपायरी पड़ेगा उसकी सर? 1 साल रहती है ना? उसके बाद आप छन्नी, चाय की छन्नी लेके छान लेना, आप देखना कितनी फंगस होती है। तो आप फंगस वाली चीज तो पिला रहे हो, ठीक है? सोनी का मंगाया था सर मैंने, उसमें फंगस आ गया था, फिर मैंने उसको एक्सटर्नल में आरएस मिला के यूज किया। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो उनकी गलती नहीं है सर, ये डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन बनेगी ही, है ना? ओके ओके। वो थैंक यू दिक्कत वाला सर, काम है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। हैव जी ए नाइस डे सर। जी जी। रविराज सर, डॉक्टर रविराज, रविराज सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सर जी सर मुझे ना एक चीज़ पूछना था, आपने बताया था वो मेरे साथ मिस हो गया। तो एक ना सर वेट लॉस के लिए बताया था, जो शुगर पेशेंट है उसका वेट लॉस होता है, आपने बताया लीवर ड्रॉप है, और साथ में आपने C1 बताया था, आई थिंक कुछ बताया था सर, वो मेरे से मिस हो गया। और दूसरा सर, पैरों में ना जलन सी काफ़ी हो रही है पेशेंट के सर, पैरों में, मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी है, आप हाँ लीवर सर। ड्रॉप बनाओ D4, उसमें C1B डाल के दे दो। सी सर C1, C4। आपका लीवर ड्रॉप D4, C1B डाल के दे दो, न्यूरोटॉन ड्रॉप दे दो, आप देखो कितनी तेजी से कवर होता है। मेरे यहाँ थाउजेंड्स पेशेंट है जो कवर हो चुके हैं, ठीक है? सर पैरों में जो जलन हो रहा है वो भी इसमें कवर हो जाएगा? अरे डायबिटिक न्यूरोपैथी है सर, नारो को न्यूट्रिशन दो, कम कम हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। जी जी जी। भारत भूषण सर, डॉक्टर भारत भूषण सर। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, आपको चरण वंदना। जी सर सर। मेरा क्वेश्चन है, सर नर्सिंग मदर को में ब्रेस्ट फीडिंग जब वो करवा रही है कोई लेडी, तो सर जो ब्रेस्ट मिल्क बैरियर को पार करते बच्चे तक जो मेडिसिन, मतलब हमको क्या उसमें केयर करना चाहिए कि कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो हम उसको नहीं दे सकते हो सर, अगर जो अभी 10-15 दिन या 20 दिन हुए हो सर? सर कोई भी ऐसा मेडिसिन मुझे तो नहीं लगता जो नहीं देना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है? जब आप माँ के शरीर में दोगे मेडिसिन, तो माँ के शरीर से दूध में बनकर जाएगा, तो वो ऑलरेडी फिल्टर होके जाएगा सर, ठीक है? जी पहली बात, और वो मिल्क के फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा, है ना? ये जी है कि आप माँ को 100% दे रहे हो, तो वहां से 10% ओनली मेडिसिन जाएगा बच्चे के शरीर में, यानी आपकी नैनो टेक्नोलॉजी वहां भी काम आ गई, ठीक है? ओके माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाएगा, ठीक है? अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा एक साइंस जो हम लोगों का आजकल नए लोगों का जो साइंस आया, डिस्टिल वाटर बेस्ड फाइटोकेमिकल, है ना? जी सर। मैं भी उस पर पढ़ाई कर रहा हूँ सर, बहुत जल्दी भारत भूषण सर, ये क्लास 16 मंथ की खत्म होने के पहले आपके हाथ में रहेगा वो PDF, ठीक है ना? बायो जी एनर्जी प्लस फाइटोकेमिकल और इलेक्ट्रोमैथ का रिलेशन, उसके लिए क्या है, करीब करीब 13.5 लाख की बुक है ना? जी सर। अभी मैं 2.5 लाख की बुक अरेंज कर पाया हूँ, तो मैं जो भी उसका पूरा एक ले आया हूँ चार्ट में बना रहा हूँ, उसके नोट्स कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस क्लास के खत्म होने के 16 महीने के पहले आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? तो वो आपको जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये डिस्टिल वाटर बेस कैसे काम करता है, RS बेस कैसे काम करता है, ठीक? जी सर। जी सर, थैंक जी यू सर, धन्यवाद सर। जी जी। अभिषेक शाह सर, डॉक्टर अभिषेक शाह, अभिषेक शाह सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर किलोएट का केस सर एक आया हुआ है, तो सर उनको साथ में ऑर्गेनो बूस्टर भी देते हैं क्या? सर कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना प्रोटोकॉल, वो सुनिएगा लेक्चर में, जी टॉप क्लास प्रोटोकॉल है, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती आपको, ठीक है? जी आप वो यूज कर लीजिए, वो चला दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है? थैंक यू सर। जी।
ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं जी। जसविंदर सर, जसविंदर सर, जसविंदर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लिनिक पे पहुंच गए? हाँ जी सर। सर जी। एक ना 2-3 पेशेंट अजीब से आए हैं सर। ना तो उनको डायबिटिक है सर, कुछ भी नहीं है, और सीबीसी वगैरह भी करवाया नॉर्मल है, शुगर वगैरह करवाया नॉर्मल है सर। लेकिन वो उनका प्रश्न है कि जो हमारे पाँव हैं उनके ऊपर वाली छत में हमको ऐसा लगता है, और हाथों की छत में या कहीं किसी भी भाग में जैसे कोई बर्निंग होती है, लेकिन ना एलर्जी है ना और कुछ है, खारिश है, कुछ नहीं। तो सर क्या देंगे, इसमें क्या चीज हो सकती है सर जी? सर देखो, आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। जी सर। आप न्यूरो बूस्टर ड्रॉप दो, साथ में S1 S10 RE दे दो, ठीक जी है। सर। S1 S10 RE तीनों मिला के दे दो आप, ठीक है। ठीक है और सर। देना D2 में, ग्लोबल्स में। सर एक जो कैंसर का पेशेंट चल रहा है सर, उसके साइड से पस लगातार जा रही है सर। वो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा के है, तो वो कहते हैं कि इसको जो साइड से जो फूट गया है ये बहुत बढ़िया है, अंदर फूट जाता तो ये ठीक नहीं होता था। हाँ, तो सर मैं उनको D9 तक ले आया हूँ। कैंसर बूस्टर पिल भी चल रही है 92 ml की, और D3 की 2 ग्लोबल 1 लीटर बोतल में भी चल रही है, जिनमें पीनी लानी है सर वो। और गैंग्रीनल फोर्ट D9 और ऑर्गन बूस्टर C49 सर, जहां पर आ चुका हूं मैं सर। मैं ठीक है, उनमें बी डाल दो सर, जो इंटरनल दे रहे हो उसमें बी 5 ड्रॉप डाल के दो ऊपर से। आपका पास तो काम फॉर्मेशन सर हो गया समथिंग 20 दिनों से लगातार हो रही है सर। कोई नहीं, आप बी डाल दो, तुरंत फायदा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। जी, ये राकेश कुमार सैनी सर, RK सैनी सर, डॉक्टर राकेश कुमार सैनी जी। ओम प्रकाश पांडे सर। सर आपने जो एक हमें बताया था, ये वेन 1 और C4 1000 में मैंने दिया था पेशेंट को, तो उसका जो है इधर कंप्लेन किया है कि मेरा जैसे लग रहा है कान वगैरह जाम हो गया इस तरह से। ना तो ना, मैंने इससे कोई लेना देना नहीं सर, जी, इस मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छी बात है सर, ठीक है। ठीक है।